जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम भारत की नदियों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके जरूर ये बताइएगा कि इन 50 में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। यहाँ पर मैंने जो भी प्रश्न शामिल किए हैं वह सारे किसी ना किसी परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मेची नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, महानंदा, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? तो ये आपकी महानंदा की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, जो हमारी मेची नदी है वह महानंदा नदी की सहायक नदी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग मैप के माध्यम से देख लेते हैं इनकी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये आपका बिहार राज्य है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी बह रही है महानंदा नदी, जो कि हमारे गंगा नदी की सहायक नदी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारी मेची रिवर है, जो कि यहाँ पर नेपाल और बिहार के बीच में सीमा भी बनाती है। तो ये आपकी महानंदा नदी में आकर के मिलती है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि महानंदा जो कि गंगा की सहायक नदी है, उसकी सहायक नदी है मेची नदी। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग आने वाले समय में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, यूपीएसआई एग्जाम या फिर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी2 एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर की सबसे बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। उसके ऊपर आप क्लिक करके मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो जरूर कर लें। यहाँ पर जो भी लाइव क्लासेस मेरी होंगी वह सारी आपके लिए फ्री होंगी। सारी क्लासेस की आपको पीडीएफ भी फ्री में दी जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका कोई डाउट वगैरह होता है तो लाइव क्लास में आप मुझसे वह सारे डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर रेलवे एग्जाम के लिए प्लस कोर्स भी खरीद सकते हैं। इन प्लस कोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत के बेस्ट एजुकेटर से आपको यहां पर सीखने का मौका मिलेगा और 7 अप्रैल 2021 से एक बार फिर से नए कोर्स की शुरुआत हो रही है। तो यहां पर आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस पार्टिकुलर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप यहां पर मेरा कूपन कोड यूज करेंगे KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर फ्री लाइव क्लासेस को देखते हैं तो उससे आपको पॉइंट मिलता है और उस पॉइंट को रिडीम करके भी आप यहां पर 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, यानी कि आपको यहां पर टोटल 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो नीचे आपको लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके आप यहां पर किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सांगपो, सिहांग और दिहांग किस नदी का नाम है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि जब हमारी ब्रह्मपुत्र नदी चम युंग डंग नाम के ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत में, तो उसके बाद में इसका नाम होता है सांगपो। फिर आपके जब ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तो वहां पर इसे हम लोग सिहांग या फिर दिहांग नाम से जानते हैं। जब हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है कहां पर, असम में, तो इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। और जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना। तो इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई नदी जोड़ो परियोजना किन नदियों को आपस में जोड़ती है? तो यहां पर अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो गोदावरी और कृष्णा नदियों को आंध्र प्रदेश में यह आपस में जोड़ती है, जिसे हम लोग पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई नदी जोड़ो योजना के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं यहां पर हमारी नदी बह रही है कृष्णा और ऊपर आपको मिलेगी गोदावरी नदी। तो यह एक प्रकार का कैनाल है जो कि फेरी विलेज से पट्टी सीमा को आपस में जोड़ता है। 174 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अगला प्रश्न है कि बारी दोआब किन दो नदियों के मिलने से बनता है? तो अगर हम लोग बारी दोआब की बात करते हैं तो जब हमारी रावी और ब्यास नदियां आपस में मिलती हैं तो उनके बीच का जो रीजन होता है उसे हम लोग बारी दोआब के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि जब दो हमारी नदियां आपस में मिलती हैं तो उनके बीच का ये जो रीजन होता है इसे हम लोग दोआब के नाम से जानते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं गंगा और यमुना नदी की, तो ये जब आपस में मिलती हैं तो इनके बीच का जो रीजन होता है इससे हम लोग सिंपली दोआब के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से हमारे देश में दो अन्य नदियां मिलती हैं तो उनके लिए इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बिस्त दोआब की बात करते हैं तो ब्यास नदी और सतलुज नदी के बीच का जो रीजन है उसे हम लोग बिस्त दोआब के नाम से जानते हैं। जेच दोआब की बात करते हैं तो झेलम और चिनाब नदी के बीच का जो रीजन है उसे हम लोग जेच दोआब के नाम से जानते हैं।
तो ये आप पूरा देख सकते हैं हमारे इंडस रिवर सिस्टम को। यहाँ पर आपका सिंगी खंभाव है जहाँ से आपकी इंडस नदी निकलती है, उसके बाद में ये इंटर करती है लद्दाख में, फिर पीओके में जाती है, उसके बाद में पाकिस्तान से होते हुए ये आपके अरब सागर में जा करके अपने जल को गिराती है। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो हमारी इंडस नदी है उसमें हमारे भारत की जो नदियां हैं वह पाकिस्तान के मिठान कोट में जाकर के मिलती हैं। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? तो इस नदी का नाम है गोदावरी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो महाराष्ट्र का जो नासिक है उसी के पास में आपको त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां मिलेंगी और वहीं से हमारी गोदावरी नदी ओरिजिनेट होती है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी नदी सिंधु की बाएं तरफ से मिलने वाली नदी नहीं है? ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन सी नदी सिंधु की बाएं तरफ से मिलने वाली नदी नहीं है? तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो जास्कर हो गया, झेलम हो गया, ब्यास हो गया, ये सारी नदियां यहां पर बाएं से मिलती हैं। लेकिन अगर हम लोग यहां पर श्योक नदी की बात करते हैं तो ये आपकी दाएं साइड से मिलने वाली नदी है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। इंडस रिवर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कैलाश मानसरोवर से ये आपकी निकलती है, लंबाई इसकी 3249 किलोमीटर है। लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो जास्कर हो गया, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलुज, हाकरा, ये इसकी लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरी हैं। और राइट साइड से आपकी श्योक, काबुल, गिलगिट, स्वात, खुर्रम, जौब, ये सारी राइट साइड से ट्रिब्यूटरी हैं। अगला प्रश्न है कि सिकंदर और पोरस के बीच में किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो ये जो युद्ध है वह झेलम नदी के तट पर हुआ था 326 बीसी में, और इसे हम लोग बैटल ऑफ हाइडस पास के नाम से भी जानते हैं। तो ऑलरेडी ये कई परीक्षाओं में पूछा गया जा चुका है और अभी हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखिएगा, झेलम नदी के किनारे बैटल ऑफ हाइडस पास हुआ था जो कि सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से किस नदी के किनारे कुंभ का मेला नहीं लगता है? तो कुंभ के मेले की बात करें तो गंगा के किनारे लगता ही है, क्षिप्रा नदी के किनारे लगता ही है, गोदावरी के किनारे ये लगता ही है, लेकिन जो हमारी इंडस रिवर है उसके किनारे कुंभ का मेला नहीं लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। और आपको याद रखना है कि जो हमारा हरिद्वार है वह गंगा नदी के किनारे है, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। नासिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह आपकी गोदावरी नदी के किनारे है, यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद की बात करते हैं तो ये हमारे 3 नदियों के किनारे हैं, यानी कि गंगा, जमुना और सरस्वती, वहाँ पर संगम का आयोजन वहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कल्लेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो ये जो हमारा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है इसका निर्माण गोदावरी नदी पर किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आपको याद रखना है कि तेलंगाना राज्य में गोदावरी और प्राणहिता नदी जहां पर आपस में मिलती हैं वहां पर इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है वाघ नदी इनमें से किस राज्य या यूनियन टेरिटरी से होकर के बहती है? तो वाघ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके दादरा और नागर हवेली से होकर के बहती है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि वाघ नदी किस राज्य या यूटी से होकर के बहती है? तो याद रखेंगे दादरा और नागर हवेली से होकर के ये बहती है। अगला प्रश्न है कि तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उससे कौन सी नदी निकलती है? तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि ये जो हमारे कैलाश पर्वत के पास में मानसरोवर झील है वहां से आपकी 3 नदियां निकलती हैं। कौन सी? ब्रह्मपुत्र हो गई, सतलज हो गई और आपकी है सिंधु, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वैसे जो एक घाघरा नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है वह भी इसी के पास से ही निकलती है। अगला प्रश्न है कि मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो मानस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नदी है? तो अंतर्राष्ट्रीय नदी हमारी वह नदी होती है जो कि 2 या 2 से अधिक देशों से होकर के बहती है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें, कावेरी हमारे देश में बहती है, यमुना भी हमारे देश में ही बहती है, गोदावरी भी सिर्फ हमारे देश में बहती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये तिब्बत, उसके अलावा हमारा देश भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें, दिबांग, मानस, लोहित, ये सारी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं, लेकिन अगर हम लोग महादायी नदी की बात करते हैं तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो जो हमारी गोदावरी नदी है, महानदी है, कावेरी है, ये सारी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर के जल गिराती हैं, तो इनके द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग नर्मदा नदी की बात करते हैं तो ये किसी भी प्रकार के डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अच्छा, इस प्रश्न में आपको एक चीज बताना है कि जो हमारी महादाई रिवर है वह किस राज्य से होकर के बहती है, तो ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर के हमारी नर्मदा नदी बहती है। तो मध्य प्रदेश में आपको विंध्य मिलेगा और सतपुड़ा मिलेगी, तो इसके बीच से होकर के नर्मदा नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अमरकंटक की चोटी से किस नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां से हमारी नर्मदा नदी निकलती है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अमरकंटक चोटी आपको कहां पर मिलेगी? तो ये आपको मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पश्चिम की ओर जो हमारी नदी बहती है उसका नाम है ताप्ती, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसकी? नर्मदा की सहायक नदी है तवा। और आपको याद रखना है कि नर्मदा हमारी अमरकंटक से निकलती है। लेफ्ट साइड से इसकी अगर हम लोग ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो बंजर, शेर, कुंडी, तवा, शक्कर, कावेरी, गंजल, बुढ़नेर, ये सारी लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरी हैं। राइट साइड से अगर इसमें मिलने वाली नदियों की बात करते हैं तो हिरण हो गया, कोलार हो गया, तेंदोनी, ओरसांग, मैन नदी, ये सारी राइट साइड से इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो यहाँ पर अगर आप लोग इन नदियों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी ताप्ती नदी है वह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारी कावेरी नदी है वह कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो आसान सा प्रश्न है। कावेरी जो हमारी नदी है वह आपके ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। और यहीं पर जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं वहां पर आपको ताल कावेरी देखने को मिलेगा और वहीं से हमारी कावेरी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? तो थोड़ा सा प्रश्न आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद में इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। तो अगर हम लोग कावेरी नदी की बात करते हैं तो ये आपके 3 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से हो गए? तो कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो अगर हम लोग बात करते हैं कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं तो वह आपकी नदी हो जाएगी यहां पर कावेरी। कौन सी है? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में यह पूछ लिया जाए कि कौन सी हमारी नदी ऐसी है जिसको हम लोग वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, तो वह आपकी गोदावरी नदी है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वृद्ध गंगा की बात करें तो वह आपकी गोदावरी है, और अगर हम लोग यहाँ पर दक्षिण की गंगा की बात करते हैं तो वह हमारी यहाँ पर कावेरी नदी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन नदियों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है? तो ये जो आपकी 2 नदियां हैं उनका नाम है केन और बेतवा। क्या नाम है? केन और बेतवा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बिहार में जो मेची नदी है और जो आपकी यहाँ पर कोसी नदी है उनको भी आपस में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि जितनी नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उनके द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। क्योंकि ये काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं तो इनके पास में काफ़ी ज़्यादा मलबा होता है, तो ये यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं उन नदियों की जो कि हमारे अरब सागर में गिरती हैं तो उनके द्वारा एस्चुरी का निर्माण किया जाता है, तो ये आपकी हो जाएगी ताप्ती नदी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये ये आपका केन बेतवा वाला है जो आपकी आपस में कनेक्ट की जा रही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह सर्वाधिक है? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जल ग्रहण क्षेत्र होता क्या है। मान लीजिए कोई आपकी ये नदी बह रही है तो इसमें कई सारी अन्य छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिलती हैं, तो जितने पूरे रीजन का जल लेकर के ये नदी आगे बढ़ती है उस पूरे रीजन को इस पार्टिकुलर नदी का जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि कैचमेंट एरिया कहा जाता है। तो सबसे बड़ा जो कैचमेंट एरिया है वह आपकी गोदावरी नदी का है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, ये आपकी है गोदावरी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, गोदावरी, ताप्ती, महानदी और नर्मदा। तो जो हमारी महानदी है वह आपके उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी है? तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो जो हमारी नर्मदा नदी है, जो हमारी सिंधु नदी है, जो ताप्ती है और जो हमारी महानदी है, तो इनमें से आपको डिफरेंट को चूज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग नर्मदा नदी की बात करते हैं तो ये आपके पश्चिम में बहती है। अगर हम लोग सिंधु की बात करते हैं तो ये भी आपके पश्चिम में बहती है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ताप्ती नदी की तो ये भी आपके पश्चिम में बहती है। और महानदी की बात करें तो ये भी आपके पश्चिम में बहती है। लेकिन अंतर इनमें क्या है कि ये जो आपकी तीनों नदियां हैं वह डायरेक्टली जाकर के आपके सागर में अपना जल गिराती हैं, या फिर आप कह सकते हैं अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं महानदी की, तो जो हमारी महानदी है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है। तो इस प्रकार से महानदी इनमें से हो जाएगी अलग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सोन, नर्मदा और महानदी कहाँ से निकलती हैं? तो ये आपकी अमरकंटक से निकलती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। और एक नदी हमारी और है जिसे हम लोग वोहिला के नाम से जानते हैं, तो यह भी आपके अमरकंटक से ही निकलती है। अगला प्रश्न है कि जो हमारे संकोश नदी है वह किन दो राज्यों के बीच में सीमा बनाती है? तो संकोश नदी की बात करते हैं तो ये हमारे असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है। किसके बीच में? असम और पश्चिम बंगाल के बीच में ये सीमा बनाती है। और ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी की एक ट्रिब्यूटरी नदी है। महात्मा गांधी सेतु किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग, ये जो हमारा सेतु है वह आपके गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है बिहार राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। वैसे मैंने टनल और जो आपके ब्रिज हैं उनके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे टनल और ब्रिज हैं उनसे रिलेटेड जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि उसमें हम लोग प्रश्नों को सिर्फ डिस्कस करें टनल और ब्रिज से संबंधित, तो आप नीचे कमेंट में उसके बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो महात्मा गांधी सेतु है वह आपके गंगा नदी पर बनाया गया है। निम्न में से किस नदी का जो स्रोत है वह हिमनदों से नहीं है? तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो जो हमारी कोलोंग नदी है, मंदाकिनी नदी है, यमुना है और अलकनंदा है, इनमें से जो नीचे की तीन नदियां हैं उनका स्रोत हिमनदों से है। लेकिन अगर हम लोग कोलोंग नदी की बात करते हैं तो यह हिमनदों से नहीं निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। और नीचे कमेंट में आप बताइएगा कि कोलोंग नदी किस राज्य में बहती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपना मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो इस नदी का नाम है कोसी नदी, जो कि आपके बिहार राज्य में बहती है। गंगा नदी की यह एक सहायक नदी है और इसके मार्ग परिवर्तन के कारण ही बिहार में आपको बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है और इसीलिए इस नदी को बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी यहाँ पर कोसी नदी बहती है जो कि बिहार में जाकर के गंगा नदी से मिलती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को वह नदी जो 2 बार काटती है वह हमारी है माही नदी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब परीक्षाओं का ये बहुत ही पेड क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को कौन काटती है? तो माही हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर को कौन काटता है तो यह आपकी हो जाएगी जायरे या फिर कायरे नदी। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारी मकर रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसको कौन 2 बार काटता है? तो इसको हमारी लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित का मतलब ऐसा होता है कि जिस नदी को भूमि पूरी तरीके से बांध लेती है, यानी कि वह नदी अपना जल ले जाकर के किसी भी सागर में नहीं गिराती है, तो वह नदी हो जाएगी लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी, जो कि आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलेगी। तो जो हमारा रन ऑफ कच्छ है उसमें जाकर के ये अपना जल को गिराती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी लूनी नदी धीरे धीरे बह करके आ रही है राजस्थान से होते हुए, एमपी से होते हुए और फाइनली जो ये आपका रन ऑफ कच्छ है गुजरात वाला, इसमें आकर के ये विलीन हो जाती है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से है? तो दामोदर नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपके छोटा नागपुर का पठार है वहां से ये नदी ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो याद रखेंगे आप लोग कि जो हमारी दामोदर नदी है वह हुगली की सहायक नदी है। किसकी?
हुगली की यह सहायक नदी है, क्योंकि जब हमारी गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो उसके बाद में ये दो भागों में बंट जाती है। इसका जो हिस्सा आपके चला जाता है बांग्लादेश में, उसका नाम हो जाता है यहाँ पर पद्मा, और जो हिस्सा आपके पश्चिम बंगाल में बहता है उसका नाम यहाँ पर होता है हुगली। तो इसमें जाकर के दामोदर नदी मिलती है। तो कभी भी आप गंगा को यहाँ पर टिक नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो भीमा हो गया, डॉन हो गया, तुंगभद्रा हो गया, ये सारी हमारे कृष्णा की सहायक नदी हैं। लेकिन अगर हम लोग तेल नदी की बात करते हैं तो ये आपके नर्मदा की सहायक नदी है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इन पांचों नदियों के सिस्टम की बात करते हैं तो इनमें से जो हमारी सतलुज नदी है, जो कि सीप किला पास से होकर के इंटर करती है, वह आपके इन तीनों हिमालय की हमारी सारी श्रृंखलाएं हैं उनको काटती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सतलुज नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया है कि बांग्लादेश में जो हमारी गंगा नदी बहती है उसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं पद्मा। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पद्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। जब ये हमारी नदी गोमुख यानी कि जो आपका गंगोत्री है वहाँ से निकलती है तो इसका नाम होता है वहाँ पर भागीरथी। हालांकि सबसे पहले ये आपकी निकलती है गोमुख से, तो वहाँ पर इसका नाम होता है जाह्नवी, फिर आपके गंगोत्री में आती है और जब वहाँ से ये आगे बढ़ती है तो इसका नाम होता है गंगा। फिर जब ये आपके देवप्रयाग में आती है जहाँ पर इसमें आकर के अलकनंदा मिलती है तो उसके बाद में इसका नाम होता है गंगा। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण किन नदियों के द्वारा किया जाता है। तो जो हमारा सुंदरवन का डेल्टा है इसका निर्माण आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। और आपको याद रखना है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह आपका यही सुंदरवन का डेल्टा है। यहाँ पर सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है जिसके कारण इसे हम लोग सुंदरवन के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आपके फॉरेस्ट होते हैं उन्हें हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट की श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है। तो ये आपका होता है देवप्रयाग। कौन सा है? देवप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का आपस में संगम होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ का जो मंदिर है वह आपको उत्तराखंड में मिलेगा और ये आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर कई बार लोग भागीरथी कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अलकनंदा नदी के किनारे हमारे प्रसिद्ध बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी कौन सी है। तो जाहिर सी बात है ये हमारी हो जाएगी गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वह सबसे बड़ा है। वैसे अगर हम लोग पेनिनसुला इंडिया में बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ा है गोदावरी का। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी निकलती है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया है इसके बारे में, ध्यान से इसको अटेम्प्ट करिएगा। तो जो हमारी गंगा नदी है वह आपके गोमुख से निकलती है। कहाँ से? गोमुख से सबसे पहले निकलती है जाह्नवी नदी, जो कि आपकी पहुँचती है गंगोत्री में और गंगोत्री से फिर ये आगे बढ़ती है। तो याद रखेंगे गोमुख से ये आपकी निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वह कहाँ पर है। तो ये आपको मिलेगा बंदरपूंछ में। मंकी नहीं यहाँ पर होगा, तो इसका नाम ही है बंदरपूंछ, जो कि आपको उत्तराखंड में मिलेगा। तो वहाँ से हमारी यमुना नदी निकलती है। अगला प्रश्न है तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो जो हमारी कोसी नदी है, देखिए उत्तर वाहिनी का मतलब है कि जो कि उत्तर की ओर बहती है। तो यहाँ पर कोसी की बात करें तो ये आपके दक्षिण वाहिनी है, घाघरा की बात करें तो ये भी दक्षिण वाहिनी है, गंडक की बात करें तो ये भी दक्षिण वाहिनी है। लेकिन अगर हम लोग सोन नदी की बात करते हैं तो ये आपकी बिहार में जाकर के गंगा में मिलती है और ये आपके उत्तर की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, इसका भी उत्तर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। तो ध्यान रखेंगे जब कोई नदी बहती है तो जो उसका बायां वाला भाग होगा, यानी कि अगर इधर बह रही है तो ये हिस्सा होता है बायां, ये होता है दायां। तो बाएं से नहीं मिलती है पूछा है, यानी कि इधर से आपकी आकर के नहीं मिलती है। तो गोमती आकर के मिलती ही है, घाघरा मिलती है, कोसी मिलती है, सोन आपकी इसमें आकर के नहीं मिलती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो याद रखेंगे आप लोग गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से हमने गंगा नदी से संबंधित
या फिर हमारे देश की जो अन्य नदियां हैं उनसे संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो को आपने यहाँ पर पूरा देखा होगा। हालांकि 5% से कम ही लोग होंगे जिन्होंने यहाँ तक देखा होगा, लेकिन जिन भी लोगों ने यहाँ पर देखा है वह पूरी ईमानदारी के साथ में कमेंट में बताएंगे कि आपने 48 में से कितने प्रश्नों का लगभग सही उत्तर दिया है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से ज्योग्राफी के जो अन्य टॉपिक हैं उनके ऊपर भी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बाकी नेक्स्ट मंथ यानी कि मई से ज्योग्राफी के ऊपर मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लाने वाला हूं, जिसमें हम लोग बाय मैप, बाय एनिमेशन और जो आपके फ्लो चार्ट होते हैं उनके माध्यम से ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।